हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। वापस से आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे उत्कर्ष 12 बैच में, जहां पे हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक होने वाला है जो कि है हेनरी लॉ। इसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से आज का लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। और जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि जो कंटेंट आपको एटॉमिक आशीष चैनल पे मिलने वाला है, खासकर केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो आपको कंटेंट एंटायर यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो चलिए इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग बढ़ते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, इसको हम लोग हेनरीज लॉ के नाम से भी बुलाते हैं। इसे हम लोग हेनरीज लॉ के नाम से भी बुलाते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना। तो देखो, आज का लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखो, लास्ट क्लास का जो भी चर्चा था वो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर में था और दो छोटा छोटा होमवर्क आप लोग को दिया गया था ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। तो रिकैप में हम उसी का फॉर्मूला आप लोगों के साथ डिस्कस कर देते हैं। याद करो, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला था तो CRT, जहां पे C कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर को, और एक फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू ICRT। अब दोनों में डिफरेंस क्या था बच्चा? ये जो फॉर्मूला है विदाउट आई वाला, ये हम लोग कब यूज करते हैं? जब सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करता, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सॉल्यूट पार्टिकल होगा। और ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे? जब इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सॉल्यूट पार्टिकल होगा। तो चलिए अब हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं और दो छोटा छोटा जो होमवर्क था उसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क पे दिए थे, ये नहीं था, ये ऑलरेडी बनाया गया है। ठीक है, शायद हम वो क्वेश्चन हटा दिए हैं। ठीक है, तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन था, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखना ध्यान से, ये एक होमवर्क क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोला है? द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 व्हेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर P1 है, 10 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर P2 है, एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर P3 है, आर डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ 250 ml ऑफ वाटर। तो यहां पे तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच का रिलेशन पूछा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास में तीन सॉल्यूशन है। तो तीनों सॉल्यूशन के लिए हम एक अलग अलग कंटेनर बना देते हैं, यानी हम तीन कंटेनर यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। अब आराम से बात को देखिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर सब के केस में जो टेम्परेचर है वो 273 है। ठीक है, देखो सब में टेम्परेचर आपको 273 लेकर के चलना है। फिर से यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम बात करें तो 273 है, सब में टेम्परेचर सेम है। आगे अगर बात करोगे तो यहाँ पे पहला वाला सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज का है, यानी सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है 10 ग्राम और सॉल्यूट ग्लूकोज है, तो मोलर मास भी लिख ही देते हैं। मोलर मास ग्लूकोज का कितना होगा? 180। दूसरा वाला में सॉल्यूट का वेट अभी भी 10 ग्राम है, बट सॉल्यूट कौन है? यूरिया, तो इसका मोलर मास भी हम लिख देते हैं। मोलर मास कितना हो जाएगा? तो मोलर मास इसका होगा 60। और तीसरा सॉल्यूशन में भी वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है, बट सॉल्यूट चूंकि सुक्रोज है तो इसका मोलर मास जो होगा वो आ जाएगा आपका 342 ग्राम। ये आगे अगर बोल रहा है तो यहाँ पे डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। तो देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है उसी को हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान करके चलते हैं, क्योंकि 10 ग्राम सॉल्यूट अगर आप डिजोल्व कर रहे हो 250 ml ऑफ वाटर में तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ही होगा, वॉल्यूम में कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो 250 ml वाटर है उसको हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेकर के चल सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 है, इसके लिए भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 होगा, और इसके लिए भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 250 होगा। अब सोचो जरा, अगर मैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालता तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालूंगा? यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो एसोसिएट डिसोसिएट नहीं करता है, यानी CRT, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे भी CRT, यहाँ पे भी क्या करोगे? CRT। ठीक है,
यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं पाई 1, इसको पाई 2 और इसको पाई 3। इसी का वैल्यू तुमको P1 P2 P3 के फॉर्म में दिया है। अब आप कहोगे कि सर सबका तो टेम्परेचर सेम है और आर भी सेम होगा, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर एक ही बात पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे। इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन पे और इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन पे। अब देखना जरा यहाँ पे, अगर हम पाई 1 का बात करें तो कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ऊपर में हम रखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे में रखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी। अब कहोगे सर सबका वॉल्यूम भी तो सेम है ना, ठीक है 250 ml, यानी कंसंट्रेशन सिर्फ मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा और मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला होगा वेट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब आप कहोगे सर सबका वेट भी तो सेम है ना, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? मोलर मास पे। यानी जिसका मोलर मास कम होगा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो आप ढूंढो ना किसका मोलर मास सबसे कम है, तो किसका मोलर मास सबसे कम है? यूरिया का, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा यानी P2, फिर ग्लूकोज, फिर आएगा सुक्रोज, तो ये आ जाएगा P2 P1 और P3, यानी अपना जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा? P2 P1 और P3 C आ जाएगा। अब देखो लास्ट क्लास में भी जब इस क्वेश्चन को हम होमवर्क दे रहे थे तो आप लोग को हिंट में बोले थे कि इसको पूरा मत सॉल्व करिएगा, आप सबका फॉर्मूला लिख करके कंपेयर करने का कोशिश करना, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा होमवर्क था। एक और क्वेश्चन था, वो शायद स्लाइड में अभी दिख नहीं रहा है, आप लोग वो क्वेश्चन बना लेना क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारा ऑलरेडी प्रैक्टिस करा चुके हैं। अब हम लोग फाइनली इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आते हैं जो कि है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, और यहीं पे हम लोग हेनरीज लॉ का बात करेंगे। अब समझो बच्चा, अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। पहले आराम से बात को समझो, उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको तो हम एक्सप्लेन कर ही देंगे। अब एक बात बताओ, अभी समर सीजन चल रहा है, आप कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके पीना पसंद करते हो या गर्म करके? तो आप लोग सभी को एक आंसर होगा, ऑब्वियसली सर हम चिल्ड करके पीना पसंद करते हैं। इसका रीजन क्या है? कोल्ड ड्रिंक को हम बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक। अगर आप उसको ठंडा करके नहीं पियोगे ना तो उसमें जो डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आप जैसे ढक्कन हटाओगे वो बाहर निकल जाएगा और उसका जो टेस्ट आता है वो आपको आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है कि उस CO2 गैस उसमें घुला हुआ रहे, उस कार्बोनेटेड ड्रिंक में CO2 गैस घुला हुआ रहे, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक को ठंडा किया जाता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, जितना कम टेम्परेचर होगा उसका डिसॉल्व करने की क्षमता भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आप बताओ, ठीक है, टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर जितना कम होगा गैस का सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है। सेकंड, अब एक बात बताओ यार, कि हम एक कंटेनर में पानी रख दिए ऐसे रूम पे और बोले कि गैस डिसॉल्व हो जाए, तो क्या गैस डिसॉल्व हो सकता है? जवाब है नहीं डिसॉल्व हो सकता है। सर गैस को डिसॉल्व करने के लिए हमको पूरा हाई प्रेशर लगाना होगा, यानी प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो दूसरा फैक्टर जिसपे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है वो है प्रेशर, और प्रेशर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा फैक्टर जिसपे ये डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ गैस, और जो गैस आसानी से लिक्विड में बदलते हैं उनकी किसी भी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी अधिक होती है। तो यही तीन बात के ऊपर में क्या डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड करता है। यही बात लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। पहला फैक्टर जिसपे आपका सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। अब यहां पे क्या बोला है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, यानी जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। यहां से हमें साफ पता चल रहा है कि अपना जो सॉल्युबिलिटी भाई साहब है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टेम्परेचर। मतलब सिंपल सा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करेगा? घटेगा। आगे अगर हम बात करें तो दूसरा फैक्टर जिसपे ये डिपेंड करता है वो है प्रेशर, और ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है? तो जो सॉल्युबिलिटी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? प्रेशर होगा, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब यही है कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। और लास्ट फैक्टर जिसपे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ गैस। तो इजीली लिक्विफेबल गैस, यानी जो गैस आसानी से लिक्विड में बदल सकते हैं वो किसी भी लिक्विड या फिर वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं।
तो ये बात याद रखिएगा, कभी कभी बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिर किन किन फैक्टर्स पे गैस का सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर, इन सब के बीच में एक रिलेशन मिलता है, और रिलेशन बताने का काम करता है एक लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो अब हम लोग यहां पे देखने वाले हैं हेनरीज लॉ। अब देखो हेनरीज लॉ में ना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसी को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से रिप्रेजेंट करा जाएगा। तो ये बात को ध्यान में रखना, जहां पे भी आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिखना है, हेनरीज लॉ में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ना लिख करके हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिखेंगे, मतलब समझ जाओ वहां पे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का ही बात कर रहे हैं। अब हेनरी लॉ क्या कहता है ना, किसी भी गिवन गैस में, सॉरी किसी भी गिवन लिक्विड में जो गैस का सॉल्युबिलिटी होगा वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी उस गैस का लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर क्या है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, सॉल्युबिलिटी। यानी जितना ज्यादा प्रेशर होगा उस गैस का सॉल्युबिलिटी भी उतना ही ज्यादा होगा। यही बात यहां पे लिखा हुआ है, देखना ध्यान से, लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, to the partial pressure of that gas above the liquid when the temperature is kept constant, जब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये बात ध्यान में रखना, हेनरी लॉ जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बदल सकता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी गिवन गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसी गिवन गैस का प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उस लिक्विड के सरफेस पे प्रेजेंट है। यानी हम सिंपल सा बात क्या बोल सकते हैं इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो जो प्रेशर ऑफ गैस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से। यानी प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये तो हमें अच्छे से पता होता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट देना पड़ेगा, और एक कांस्टेंट देते हैं केएच, यानी प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, गैस। तो ये हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी और प्रेशर ऑफ गैस के बीच का एक रिलेशन आ गया। अब यहां पे ये केएच भाई साहब क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाबू केएच जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, हेनरीज कांस्टेंट। अब कहोगे सर ये सब गैस के लिए सेम होता है क्या, जवाब है नहीं। हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग होगा। मतलब सर ये ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा। यानी अगर मैं हेनरीज कांस्टेंट का बात करूं तो ये होता है डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, हैज डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर डिफरेंट गैसेस। यानी इसका वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए इसका जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक, इसी इक्वेशन के ऊपर में और थोड़ा बहुत चर्चा होगा। अब सोचो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन यही आया है ना, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मत भूलना। इसको अगर इधर भेज दोगे तो केएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच। अब यहां से केएच और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में कैसा रिलेशन आ रहा है, यानी केएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस तो सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को। मतलब सिंपल सा बात यह है बच्चा कि केएच का वैल्यू जितना ज्यादा होगा गैस का सॉल्युबिलिटी इतना ही कम होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक गैस ए है और एक गैस बी है, इसका केएच का वैल्यू मान लो दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 का पावर 2, और इसका केएच का वैल्यू दिया हुआ है मान लो 2.5 इंटू 10 का पावर 3, ठीक है। इनमें अगर पूछेगा किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, तो केएच का वैल्यू जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा। इन दोनों को अगर तुम कंपेयर करोगे तो इसका केएच का वैल्यू ज्यादा है, ये दोनों वैल्यू हम किसका दिए हुए हैं, केएच का।
तो जिसका केएच का वैल्यू ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। यानी अगर ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी का बात करोगे तो ए ग्रेटर देन बी होगा। रीजन ए की केएच की वैल्यू कम है, यानी जिस गैस का केएच का वैल्यू जितना कम होता है उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक ग्राफ के ऊपर में बात करेंगे। और अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं केएच और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इससे भी बहुत बार आपको नीट और जेई में सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान देना। तो अगर मुझे केएच और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखना जरा। यानी सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, प्रेशर ऑफ गैस और सॉल्युबिलिटी के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे हम लेते हैं प्रेशर ऑफ गैस और यहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लेंगे। ठीक है, अब कैसे ड्रॉ करोगे देखना जरा। तो इक्वेशन क्या है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब बड़ा ध्यान से बात को समझो, प्रेशर ऑफ गैस कौन सा एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कौन सा एक्सिस में है, एक्स। और केएच कांस्टेंट है तो इसको हम लोग m मान लेते हैं, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या होगा, ओरिजिन। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ना बच्चा, वो किसके इक्वल होगा, तो ग्राफ का स्लोप जो होगा वो tan थीटा के इक्वल होगा, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, केएच के इक्वल। तो यहां से साफ साफ हमें क्या पता चल रहा है कि सर देखो tan थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, केएच के इक्वल, यानी थीटा बोले तो एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, केएच होगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब यही है कि थीटा जितना ज्यादा होगा केएच का वैल्यू उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और केएच जितना ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा। ठीक है, अब कैसा सवाल यहां से पूछ सकता है, ध्यान दो। ठीक है, इसी ग्राफ में इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिया हुआ है और ग्राफ किसके किसके बीच में दिया हुआ है, तो प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बीच में। और ये तीन गैस के लिए एक ही जगह ड्रॉ किया गया है, ये ए गैस के लिए दिया गया है, ये बी गैस के लिए और ये सी गैस के लिए। और बोला है कि अरेंज these gases in increasing order of solubility। यानी इन गैसेस के लिए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे देखो जरा। तो हम क्या करेंगे, अभी आपको हम बताए थे कि थीटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएच होता है। ये तुम्हारा थीटा 1 होगा, ये थीटा 2, ये थीटा 3। सबसे पहले ना थीटा का तुम रिलेशन देखो तो आपको क्या पता चलेगा, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है और ये थीटा 3 है। तो आपको क्या मिलेगा, थीटा 1 सबसे बड़ा है, फिर आएगा आपका थीटा 2 और फिर आपका आएगा थीटा 3। अब जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका केएच भी ज्यादा होगा, यानी केएच 1 सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका आएगा क्या, KH2 आएगा, फिर आपका आएगा क्या, KH3 आएगा। ये KH का रिलेशन हो गया। अब सिंपल सा बात ये है कि जिसका KH ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा, यानी इसका सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा। तो ए गैस का सॉल्युबिलिटी सबसे कम, फिर बी गैस का, फिर सी गैस का, ये होता है। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए ना तुमको क्या कर सकता है, ध्यान देना। ये ग्राफ अमूमन एनसीईआरटी में भी मेंशन है, बहुत जगह पढ़ाया भी जाता है। लेटेस्ट में ये ग्राफ आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ग्राफ कैसा आएगा, देखिएगा ध्यान से। इस केस में आपको फिर से इक्वेशन लिखना होगा और ये आ जाएगा तुम्हारा प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब चूंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वाई एक्सिस में है तो इसको एक साइड रख दो। तो एक साइड करने के लिए आप केएच को दूसरी तरफ भेज दो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस इंटू 1/KH। अरे हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कौन सा एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। प्रेशर ऑफ गैस कौन सा एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में। 1/KH कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे m लिख लोगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स आया तो ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप का बात करूं, किसका बात करूं, स्लोप का,
तो इस ग्राफ का स्लोप अब की बार किसके इक्वल होगा, 1/kh के इक्वल होगा। मतलब क्या है, और ये भी आप लोग को पता है कि स्लोप जो होगा वो किसके इक्वल होता है, तो स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू kh आ रहा है। अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ और kh के सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी सॉल्युबिलिटी और प्रेशर ऑफ गैस के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको क्या मिलेगा, थीटा जितना ज्यादा होगा kh उतना ही कम होगा और सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। क्या बात पकड़ में आई? अब देखो सेम क्वेश्चन हम यहां पे आपसे पूछते हैं, जैसा क्वेश्चन हम प्रीवियस में आपको पूछे थे वही क्वेश्चन यहां पे अगर मैं पूछूं। जैसे यहां पे अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये ग्राफ तुम्हारा पहला और ये ग्राफ तुम्हारा आया दूसरा, ये ए गैस के लिए है और ये बी गैस के लिए। अब हम बोले किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या है, थीटा ज्यादा KH कम, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, यानी अब की बार ए की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और बी की सॉल्युबिलिटी कम होगी। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखना। तो ये सारा कहानी था किसका, हेनरीज लॉ का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ का बात करते हैं। ऐसे ये इतना कहानी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसका छोटा छोटा जो स्टेटमेंट है जो हाईलाइटेड है वो याद रख लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन क्या है कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में, जैसे कोको कोला पेप्सी ये सब हो गया, तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 गैस को डिसॉल्व करने के लिए हम हेनरीज लॉ का ही यूज करते हैं। ये पहला एप्लीकेशन है, इसी का सारा कहानी लिखा गया है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर प्रेशर इन कंटेनर कंटेनिंग वाटर, द गैस दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इन द कंटेनर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, ये कहानी मत याद रखो, डायरेक्टली क्या करो कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 गैस को डिसॉल्व करना होता है और डिसॉल्व करने के लिए जो लॉ का इस्तेमाल किया जाता है वो हेनरी लॉ का ही यूज किया जाता है। आगे रेस्पिरेशन में भी हेनरीज लॉ की यूज होती है। जैसे रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचता है, वो टिश्यू में रिलीज होता है ऑक्सीजन, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड सेल में आता है, फिर वो लंग्स में आता है, फिर वो बाहर आता है। ये सारा प्रोसेस जो कैरी आउट हो रहा है ना, इसमें भी किसका एप्लीकेशन है, हेनरीज लॉ का ही एप्लीकेशन है। फिर से यहाँ पे कहानी लिखा गया है, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये बात को याद रख लेना। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, क्लाइंबर्स। ठीक है, यहां से कुछ सवाल पूछा जाता है, ध्यान देना। तो जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं ना, यहां पे भी थोड़ा बहुत हेनरी लॉ का यूज किया जाता है। तो देखो, जो आदमी पहाड़ का चढ़ाई करता है उन्हीं को क्लाइंबर्स बोलते हैं, या फिर जो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं ना, तो होता क्या है कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन जो लोअर एल्टीट्यूड पे रहते हैं। इसका रीजन क्या है, सिंपल सा बात, ऊपर जाओगे तो गैस का प्रेशर कम होता है जिसके कारण वो ब्लड में डिसॉल्व करने का उसका एबिलिटी भी कम हो जाता है। इसी वजह से हायर एल्टीट्यूड पे जो पर्सन्स होते हैं उनका, ठीक है, जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है ब्लड में वो कंपैरेटिवली कम होता है नॉर्मल एल्टीट्यूड के पर्सन से। तो क्लाइंबर्स, ठीक है, क्लाइंबर्स भी जो तुम्हारा है वो हेनरीज लॉ का ही यूज करते हैं अपने ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वगैरह को मेंटेन करने में। तो यहां पे लिखा हुआ है, एज यू क्लाइंब द माउंटेन्स द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द एयर डिमिनिशेस, यानी कम होता है। ठीक है, इसके कारण द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज वेरी हाई एलिवेशंस, ठीक है, is subsequently lower than the lower than at ground level, यानी जो ग्राउंड लेवल पे प्रेशर होता है और जो हायर लेवल पे प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट पर्सन हु लिव एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंब हैव लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन देयर ब्लड, यही रीजन है। एंड टिश्यू, दिस कॉजेस वीकनेस एंड लॉस ऑफ मेंटल क्लियरिटी। ठीक है, इसी को एनोक्सिया कहते हैं। एनोक्सिया इज कंडीशन कॉज्ड बाय दीज सिम्टम्स।
तो सवाल पूछा जाता है कि हाई एल्टीट्यूड पे जो पर्सन्स होते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम क्यों होता है? तो आप सिंपल सा बात बोल सकते हो, हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन गैस का अमाउंट कम होता है जिसके कारण प्रेशर कम हो जाता है, यही रीजन है। बात क्लियर है ना? या फिर बोलता है कि हायर एल्टीट्यूड पे जो पर्सन्स रहते हैं उनको थोड़ा बहुत सोचने में दिक्कत क्यों होता है, ठीक है, या फिर उनको फटीग यानी थकावट क्यों महसूस होते रहता है, रीजन यही है। तो ये सब सवाल आपसे कुछ कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है, एक इससे भी बहुत सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है भाई, स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स किसको कहते हैं? तो डीप सी डाइवर्स को स्कूबा डाइवर्स कहा जाता है। तो स्कूबा डाइवर्स देखो, ऑक्सीजन टैंक लेकर के जो डाइव करते हैं ना, उसमें जो गैस फिल्ड होता है उसमें भी हेनरी लॉ का यूज किया जाता है। अब कैसे, सोचना। देखो, जब स्कूबा डाइवर्स सी लेवल के ऊपर होते हैं यानी पानी के बाहर होते हैं, तो उनके ऊपर में प्रेशर सिर्फ एटमॉस्फेयर लगा रहा होता है। अब जब वो डाइव करते हैं तो एटमॉस्फेयर प्लस वो जो वाटर है उनके ऊपर में डाइव करेगा तो पानी के अंदर ही जाएगा ना, तो वो पानी भी प्रेशर लगाने लगता है जिसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण ना, ऑक्सीजन टैंक में तो अब मिक्सचर ऑफ गैस है, प्योर ऑक्सीजन लेकर के थोड़ी ना जाते हैं वो लोग, तो उसके ऑक्सीजन टैंक में नाइट्रोजन गैस भी होता है। अब वो जो तुम्हारा प्रेशर बढ़ने के कारण नाइट्रोजन गैस भी ब्लड में डिसॉल्व होने लगता है, ठीक। अब जैसे वो अचानक से बाहर आते हैं फिर से प्रेशर कम होता है और वो नाइट्रोजन गैस अचानक से बबल्स के फॉर्म में ब्लड से बाहर आने लगता है जिसके कारण खतरनाक टाइप का पेन होने लगता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स है उनके ऑक्सीजन टैंक को हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है और नाइट्रोजन गैस का कंसंट्रेशन को कम किया जाता है ताकि जब वो डाइव करे तो नाइट्रोजन गैस ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व ना हो। तो वहां पे भी हेनरी लॉ का ही यूज किया जाता है। तो यही बात यहां पे लिखा गया है, देखो, द प्रेशर इन द ब्लड स्ट्रीम राइजेस एज द स्कूबा डाइवर्स डिक्रीजेस फर्दर, ठीक है, एंड डीपर इनटू द सी। When the divers inhale high pressure air from the cylinder, the blood stream absorbs also the gases nitrogen present in the air, ठीक है। अब इसके कारण जब वो बाहर आएगा ना तो तुरंत वो नाइट्रोजन गैस बाहर आने लगेगा, इसको हम लोग ट्विस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो टू मिनिमाइज ट्विस्टिंग एंड द पॉइजनिंग पॉइजनस इफेक्ट ऑफ एक्सेस लेवल ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, स्कूबा डाइवर्स नाउ यूटिलाइज डाइल्यूटेड विथ हीलियम। जो एयर यूटिलाइज करते हैं वो हीलियम से डाइल्यूटेड होता है। और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि स्कूबा डाइवर्स के जो टैंक होते हैं उनमें कौन कौन सा गैस का कितना परसेंट होता है? तो हीलियम का 11.7% होता है, ठीक है, 52.6% नाइट्रोजन का होता है और 32.1% ऑक्सीजन का होता है। ये डाटा याद रखना, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, पूछा जा सकता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे हेनरीज लॉ के। अब अगर एग्जाम में आता है ना तो जनरली पूछता है हेनरी लॉ क्या है और व्हाट आर दोज एप्लीकेशंस। तो ये जो हाईलाइटेड कलर में लिखा गया है ना, इतना भी अगर तुम याद कर लेते हो और एग्जाम में लिख लेते हो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में खासकर, तो काम हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के तरफ। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? एट 25 डिग्री सेल्सियस दी CO2 हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज 1.27 into 10 raised to the power 7 पास्कल। तो ये किसका वैल्यू दिया हुआ है बच्चा? तो ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी केएच का वैल्यू दिया हुआ है 1.27 into 10 raised to the power 7 पास्कल। आगे, डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस, यानी हमें CO2 गैस का मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी निकालना है भाई। और प्रेशर ऑफ गैस तुमको दिया हुआ है 1.5 atm। अब यहाँ पे गड़बड़ बहुत बच्चे क्या करते हैं, सुनना ध्यान ध्यान से। अब देखो, केज पास्कल में है और ये एटीएम में, गड़बड़ है। आपको या तो पास्कल को एटीएम में बदलना होगा या एटीएम को पास्कल में बदलना होगा, तुमको जो में सहूलियत होता है कर लेना, ठीक है। अब हम बता देते हैं कि 1 एटीएम जो होता है ना वो बेसिकली 1.01325 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। तो कोशिश करो एटीएम को ही पास्कल में बदल लेने के लिए। एटीएम को अगर हम पास्कल में बदले तो 1.5 इंटू 1.01325 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल हो जाएगा, ठीक है। अब सबका वैल्यू तुमको पता है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो जाएगा।
अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस तुमको निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस कितना है 1.5 इंटू 1.01325 इंटू 10⁻⁵ और डिवाइडेड बाई केज। केज का वैल्यू कितना है 1.27 इंटू 10⁻⁷। ये कैंसिल होगा, 10⁻2 बच जाएगा। ठीक है, अब यानी इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 1.01325 बाई 1.27 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हेनरीज लॉ के ऊपर में। तो ये सारा कहानी था हेनरी लॉ का। एक और छोटा सा क्वेश्चन है आप लोग के लिए हेनरी लॉ के ऊपर में, और सवाल ये है व्हाई एक्वेटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ये जनरली आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखो इसका आंसर क्या है, अगर आप देखोगे तो एक्वेटिक एनिमल जो है वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल इसलिए फील करते हैं क्योंकि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो गैस का अमाउंट ज्यादा होगा, क्योंकि कम टेम्परेचर पे डिजॉल्व्ड गैस जो होता है वो ज्यादा होता है। तो बात याद रखिएगा, एक्वेटिक एनिमल ज्यादा कंफर्टेबल कोल्ड वाटर में फील करते हैं। रीजन इज दैट कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो गैस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, गैस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा तो कोल्ड वाटर में अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा होगा। तो उनको इनहेल करने के लिए जो ऑक्सीजन गैस वगैरह चाहिए या फिर जो भी गैस का जरूरत पड़ता है वो गैस वो आसानी से वहां पे अवेलेबल होता है एज कंपेयर टू हॉट वाटर। इसी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो ज्यादा कंफर्टेबल अपने आप को कोल्ड वाटर में फील कर पाते हैं। तो मैंने जो बात आपको एक्सप्लेन कर दिया वही इसका आंसर होगा। आप लोग उम्मीद है ये आंसर लिख लोगे, और इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर सॉल्यूशन है वो होता है समाप्त। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन, और हम लोग यहाँ पे चैप्टर सॉल्यूशन को पूरा तरह से कर दिया एंड। शुरुआत किए थे कंसंट्रेशन टर्म से, फिर वेपर प्रेशर पूरा अच्छे से पढ़े, आइडियल नॉन आइडियल पढ़े, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा डिटेल में पढ़े, और हम लोग हेनरी लॉ का भी पूरा तरह से कंप्लीट कर लिए। पूरा एक प्लेलिस्ट में सारा टॉपिक डाला हुआ है, पूरा लेक्चर डाला हुआ है। तो अगर आपको सॉल्यूशन का किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो पूरा टॉपिक वाइज लेक्चर बनाया गया है। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक में है तो आप स्पेसिफिक टॉपिक में देख लेना। अगर आपको पूरा चैप्टर में दिक्कत है तो 12-15 लेक्चर का चैप्टर है, यानी 12-15 घंटा का लेक्चर है, तो आप उसको बैठ करके एक एक लेक्चर करके देखना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो चलिए फिर हम लोग इसी के साथ अपना पहला चैप्टर जो कि है सॉल्यूशन उसको खत्म करते हैं, और इसके आगे हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम होगा केमिकल काइनेटिक्स। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। पूरा हम लोग 12 का सिलेबस इस चैनल पे कवर करने वाले हैं। बस यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, पढ़ते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। सभी को थैंक यू, बाय बाय।